नमस्कार दोस्तों। आज के इस सत्र में मैं आपको मुखातिब करवाने जा रहा हूँ आरएएस 2018 में रैंक 56 पर चयन सुनिश्चित करवाने वाली शख्सियत है पृथ्वीराज जी से। और आप सर से आज हम विभिन्न सारी बिंदुओं पर जानना चाहेंगे। आज हम बात करना चाहेंगे कि आरएएस की तैयारी का निर्णय कैसे लिया, आरएएस की तैयारी को कैसे किया जा सकता है, प्रारंभिक चरण कैसे संपादित हो, मुख्य परीक्षा को किस तरह से ठीक से पास किया जाए, साक्षात्कार में क्या कुछ ध्यान रखा जाए। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे जिसके बारे में हर अभ्यर्थी एक संशय में रहता है, अभ्यर्थी जानना चाहता है। इन सारे बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप पूरा एक सेशन जरूर देखना, ये निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और हम पूरे श्रोताओं की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपसे ढेर सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्न आप यूं समझिए कि मेरी तरफ से ही नहीं है, बल्कि तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट की तरफ से एक प्रश्न रहता है। क्योंकि आज के इस दौर में बच्चे के पास में इतने ज़्यादा विकल्प है। जैसा कि आप मुख्य परीक्षा में डिसीजन मेकिंग अल्बर्ट साइमन वाला पढ़ के आई है, तो बच्चे के लिए निर्णय करने बड़े मुश्किल से हो गए हैं। तो और ऊपर से 1 अक्टूबर को आरएएस प्री का एग्ज़ाम भी है। तो कई सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपसे इस संदर्भ में ही बात करूंगा। हालांकि बात करने शुरू करें तो हमारे पास में बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन हम आज चुनिंदा विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, हम जानना चाहेंगे कि आप किस क्षेत्र से आते हैं और क्या एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है आपका। तो आप अपनी थोड़ी सी हमें अकादमिक यात्रा बताएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि किस पृष्ठभूमि से किस तरह से किया जा सकता है। तो अकादमिक यात्रा की बात करें तो मैं 10वीं तक तो जो है वो अपने होम टाउन भीनमाल में ही, जालोर में ही पढ़ाई की है मैंने। उसके बाद में 11वीं 12वीं के लिए जो है वो मैं कोटा गया था आईआईटी की तैयारी आईआईटी करने के लिए। और वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में। जिसके बाद में जो है वो मैंने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया। मतलब इंजीनियरिंग करनी थी। और इंजीनियरिंग करने के बाद में जो है वो मैंने 1 साल इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की थी। वहाँ पे भी मुझे सफलता प्राप्त हुई, आईईएस की इंजीनियरिंग, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की। और फिर उसके बाद में मैं 2017 में जो है वो ये आरएस भर्ती 2018 के लिए जो तैयारी प्रारंभ की थी आरएस के लिए। अच्छा। एक वर्तमान की जो वैकेंसीज अभी पूरी हुई है, 1-2 वैकेंसीज, इसमें इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनका चयन का रेशियो बढ़ा है, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। जबकि मानविकी के स्टूडेंट है वो बढ़ नहीं रहे, बल्कि उनका थोड़ा सा कम हो रहा है। क्या आप भी मानते हैं, केवल ये मैं ही मान रहा हूँ? ये डिबेट का विषय है वैसे तो। पर आप अपने समाज की जो संरचना है ना, आप उसको एक बार उसमें एक बार गहराई से देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जो साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं। यदि आप किसी भी बच्चे से पूछोगे जो साइंस बैकग्राउंड का है, उसको आप पूछोगे कि आपके 10वीं में कितने परसेंटेज थे, तो वो बताएगा 85 थे, 90 थे। जो क्लास के बच्चे अच्छे थे वही साइंस में। तो जो बच्चे पहले से ही पढ़ाई, मतलब उनके मेहनत करने की हैबिट जो है वो स्कूलिंग से ही जो है वो बनी हुई है। तो वो जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं तो उन्हें बस वो हैबिट जो है वो बनी हुई पहले से, उसी को कंटिन्यू करना होता है। तो इसीलिए एक तरीके से देखा जाता है कि भाई साइंस के बच्चे जो है वो थोड़ा ज़्यादा, वो इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं या मेहनती अधिक होते हैं? मेहनती। मेरा तो मानना ये है कि प्रशासनिक सेवाओं में तैयारी का इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। इंटेलिजेंस जो है वो एक कॉमन लेवल का जो होता है वो सभी में होता है। ज़्यादा जो है वो इसमें मेहनत का ज़्यादा रोल है, और खास करके आरएस में तो मेहनत का ही रोल है। और थोड़ा सा स्मार्ट भी होना चाहिए कि भाई ऐसे। वो जो समय के साथ में स्मार्ट जो है वो होना जरूरी भी हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है हर क्षेत्र में, हम देखते हैं। आपने प्रशासन में आने का निर्णय क्यों लिया, कैसे लिया था? मतलब किससे प्रभावित हुए कि आपको प्रशासन? क्योंकि मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मोस्टली आजकल एसएससी की तरह रुख करते हैं, क्योंकि मैथ अच्छा होता है, इंग्लिश अच्छा होता है, तो वहाँ से होके और एसएससी में अच्छी ग्रेजुएटेड पोस्ट निकाल लेते हैं। आपने प्रशासन की तरफ आने का निर्णय कोई ऐसा विशेष कोई था या फिर ऐसे ही सामान्य? नहीं, कॉलेज के बाद में मुझे
कुछ कंपनियों के जॉब ऑफर्स भी मिले थे, लेकिन मैं उसमें मुझे वो सेटिस्फेक्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं कोई ऐसा फील्ड की तलाश कर रहा था, और सौभाग्यवश जो है वो मेरा बैकग्राउंड है वो काफ़ी सपोर्टिव है और काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहा हूँ। मुझे घर से जो है वो हमेशा फुल छूट मिली है कि जो करना है वो जो है वो कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने, मेरा एक मित्र 2016 की वैकेंसी में जो है वो तैयारी कर रहा था, कैलाश नाम है उसका, और वो उसके पास में मैं बहुत जाता था तो वो बताता था कि ये RS है, ये देख ये सिलेबस है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो धीरे धीरे मेरी रुचि उसकी तरफ जो है वो बढ़ने लगी। मैंने उसी से सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो लिए थे। उसके बाद में मैंने सोचा कि ये वाला फील्ड भी जो है वो ट्राई किया जा सकता है। प्रशासन जो है वो बहुत ही प्रतिष्ठित जो सेवा है, तो वहीं से जो है वो मैंने तैयारी करने के लिए सोचा। तो बड़ा पर्सनल सवाल है, वो आपके मित्र अभी कहीं लगे हैं या? वो पहले ही लग गए थे। अच्छा, पहले लग गए। तो कई बार क्या होता है कि बताने वाले रह जाते हैं। नहीं, वो जो है वो शिक्षक है। अच्छा। तो आपका अभी RS 18 में ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट थे। प्रारंभिक परीक्षा में कितने मार्क्स रहे थे? प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 100 के करीब थे मेरे। 99 पॉइंट कुछ जो उस समय कट ऑफ कुछ गई थी, उससे थोड़े से ज्यादा थे। हालांकि वो कट ऑफ बाद में कम हो गई थी। कई बार मैं ऐसे भी देखता हूँ कि प्रारंभिक में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, वो मेंस में रह जाते हैं। वो अलग अलग होता है। प्रारंभिक परीक्षा का सर रोल इतना ही है कि आप कट ऑफ क्लियर करो तो आप वो टिकट है आपके लिए कि आप जाकर के मेंस में बैठ सकते हो। तो उसमें उतनी मेंस का क्या स्कोर रहा, ये अपने लिए मेन प्रश्न है। मेंस में मेरे लगभग 411 नंबर थे 800 में से। जो है फर्स्ट पेपर में कुछ मोटा मोटा आइडिया भूल गए होंगे, मुझे याद है। मेरे चौथे पेपर में 130 नंबर थे। क्या बात है। और बाकी हिंदी इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज वाला पेपर है, बाकी सब में 95। ये भी अच्छा स्कोर है, 95 उसी के लगभग करीब। इंटरव्यू में कितने नंबर थे? मेरे इंटरव्यू में 68 मार्क्स थे। 68 थे। आजकल क्या है कि इंटरव्यू पे भी वो रहता है कि जिस बच्चे के 70-80 नंबर आ जाते हैं तो कई बार उसके ऊपर एक वो प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है। 70 तक तो ठीक है, वैसे दे दिए जाते हैं। क्योंकि हमारे कोई श्रोताओं को ये नहीं लगे कि पता नहीं इंटरव्यू की बेस पे तो नहीं हुआ कुछ। क्योंकि आजकल बच्चा पहले वो देखता है कि इसमें कमी कहाँ निकाली जा सकती है। मेरे मेंस में 411 नंबर थे। तो खैर इंटरव्यू में कुछ भी देते तो भी कहीं न कहीं तो मैं कहीं ना कहीं जो है मिल हो जाते हैं। चलो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 56th रैंक सिक्योर करी, बड़ी अच्छी रैंक है ये। पूरी प्रशासन की तैयारी कितने समय आपने करी होगी लगभग? मैंने फाउंडेशन लगभग जब मैंने तैयारी शुरू की थी, आप मान लीजिए 2017 में जुलाई अगस्त के आसपास में। और मुझे प्रीलिम्स के पहले लगभग 1 साल मिल गया था। 5 अगस्त 2018 को प्रीलिम्स था। और उसके बाद में मुझे मेंस के लिए भी लगभग 1 साल मिल गया था। अच्छा, मतलब क्योंकि वो 2 बार जो है वो मेंस आगे हो गया था, तो उस वजह से लगभग मुझे साल भर मेंस के लिए भी मिल गया था। तो इस पूरी 1-2 साल की जो यात्रा रही, इस यात्रा में कई सारी चैलेंजेस आए होंगे निश्चित तौर पे। तो स्टूडेंट के समक्ष 2-3 टाइप के चैलेंजेस मैं देखता हूँ। पहला चैलेंज ये आता है कि हर एक स्टूडेंट सीधे प्रशासन की तैयारी का निर्णय ले नहीं पाता है। कई बार डर जाता है कि सीधा कैसे करूं, तो वो ऐसे विकल्प देखता है, छोटी भर्ती को ट्राई करता है, ऐसे कर करके आगे बढ़ता है। और कई बार मैंने ये देखा कि छोटे टारगेट होते हैं, वो छोटे लॉलीपॉप होते हैं ना, ये बड़े टारगेट से बच्चे को दूर कर देते हैं कई बार। तो क्या एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को सीधा प्रशासन की तैयारी का निर्णय लेना चाहिए, या फिर उसको पहले जॉब कोई अल्टरनेट देखना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए? आपका क्या राय है उस पे? बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है इसका उत्तर। सही बात है। यदि किसी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है या पीछे का सपोर्ट है वो अच्छा है, तो मेरा ये मानना है कि प्रशासन की तैयारी जरूर और जरूर करनी चाहिए। क्योंकि समय आपके पास में है तो प्रशासन की तैयारी करनी चाहिए। प्रशासन की तैयारी करने से जो बाकी भर्तियां हैं उनमें बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि एक वो थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है, वो तो बाकी भर्तियों के अंदर में आप आसानी से जो है वो निकल सकते हैं। और यदि दुर्भाग्यवश इतना समय नहीं है कि आप लंबी तैयारी कर सकें, तो फिर जो है वो कोई एक
सोर्स ढूंढ करके फिर करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की तैयारी जो है वो जरूर और जरूर करनी जरूर चाहिए, है ना। और फैमिली बैकग्राउंड अगर ठीक हो, सपोर्टिव हो, तो सीधे कर लेने चाहिए। वैसे मानता हूँ ये आईएएस की तैयारी तो है, ये एक वो उसकी ग्रेवी की तरह है, सब्जी, किसी भी सब्जी की रेडी, बस वो है ना। आप सिलेबस उठा के देख लीजिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बाकी जो आप दूसरी भर्तियों की बात करें ना, तो उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आरएस की बजाय इसके, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं तैयारी करने वाले, नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो कम है आरएस की तुलना में। बिल्कुल। तो और सिलेबस आप देखेंगे तो लगभग सेम सही है, कोई बहुत अभ्यर्थी इधर गंभीर होते हैं। लिखना भी बहुत पड़ता है ना। चल, एक तो ये हो गया। दूसरी चुनौती जो मैं देखता हूँ ये कि लंबी यात्रा होती है, आरपीएससी वैकेंसी करवाती है, लगभग मोटे मोटे तौर पे 2-3 साल तो लग ही जाते हैं। इस दौरान बच्चों में कई बार अप्स डाउन आते हैं, कई बार वह हतोत्साहित हो जाते हैं कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। तो आपने भी कभी ऐसा नर्वसनेस कभी फील करी थी? और अगर करी तो होगी डेफिनेटली, तो उससे आउटकम कैसे, बाहर कैसे निकले आप? बिल्कुल, तैयारी के दौरान अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे कि वो बॉलीवुड की मूवीज में नहीं बताते, वो माँ का ऑपरेशन हो रहा होता है और हार्ट बीट जो है वो चल रही होती है, तो वो जब तक अप्स एंड डाउन चलते हैं तब तक ठीक है, जब फ्लैट लाइन आ जाती है तो फिर ठीक नहीं। मतलब अप्स डाउन अच्छे संकेत, अप्स डाउन अच्छे संकेत है। अगर आप हमेशा खुश है और आपको लगता है कि हमेशा तैयारी अच्छी चल रही है, तो अच्छी नहीं चल रही है। और आप हमेशा ही निराश है और आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी, हमेशा ही लग रहा है तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तो भी ठीक नहीं है। आपको कभी लगना चाहिए कि मैं तो फर्स्ट रैंक ले आऊंगा, और कभी लगना चाहिए कि यार प्रीलिम्स में पास कैसे होगा। सही बात है। तो इस तरीके का एटीट्यूड मतलब वो रहेगा तो आपकी तैयारी जो है वो ठीक चल रही है। अप्स एंड डाउन्स का यही है कि लोग ज्यादा मोटिवेशन वीडियोस वगैरह वो देखने लग जाते हैं, वो करने लग जाते हैं। मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है। सही बात है। कुछ होता है तो वो होता है रूटीन, वो होता है आपका शेड्यूल, कि मुझे इतने बजे उठ करके तैयार होकर के इतने बजे लाइब्रेरी में पहुंचना है तो पहुंचना है। उस दिन भले में अप्स है डाउन्स है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतने घंटे की सीटिंग देनी है, एक दिन के अंदर में तो इतने घंटे की सीटिंग देनी है। अप से डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो रूटीन जो मैंने वो बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया, बहुत ही मतलब मन से फॉलो किया उसको, और उसी की वजह से रूटीन अपने आप पुश करता रहता है, फिर वो इंटरनल मोटिवेशन अपने आप मिलता रहता है, फिर बाहर से जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बहुत अच्छा बताया आपने कि जब भी ऐसे डाउन्स आते हैं तो आप मतलब ऐसे रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहे तो दिक्कत आती। एक चुनौती आजकल ये भी है बच्चों के समक्ष की सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, और मार्केट में पुस्तकों की भरमार है। तो एक सेलेक्ट करने के लिए भी बच्चे को इतनी तार्किकता है नहीं उसमें कि वो सेलेक्ट कर सके। मैं पिछले कई सालों से इस फील्ड में हूँ, और अक्सर आजकल मेरे पास यही प्रश्न आता है कि सर इस भाग के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें, क्योंकि मार्केट में आजकल इतनी पुस्तकें आ गई हैं, और आएगी समय के साथ पुस्तकें तो आएगी। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? तीनों पे अलग अलग आप बताइए, सोशल मीडिया, यूट्यूब और पुस्तकें, और एक नोट्स भी। आजकल तो नोट्स भी बेचने के काम शुरू हो गए हैं, मार्केट में नोट्स बेचे भी जाते हैं, कई सारे प्रोफेसर्स बेचते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट बेचते हैं, कई सारे फोटोकॉपी वाले वो नोट्स बेचते हैं। तो ये सब भी चल रहा है। तो ये चौथा पैरामीटर नया और जुड़ा है आजकल, तो इससे कैसे निकला जा सकता है? और आपने इनमें से किसका कैसे यूज किया था? सोशल मीडिया में तो जैसे फेसबुक हुआ या आपका इंस्टाग्राम हुआ, ये तो सब इस एस्पिरेंट के नजरिए से जो मैं देखूं तो ये बेकार चीज है, यूज नहीं करनी इनको यूज करनी नहीं चाहिए। अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट करके साइड में रख देना चाहिए। तैयारी के दौरान आपके? नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया। मुझे लगता है आपका अभी भी अकाउंट नहीं है। नहीं, तो सेलेक्ट होने के बाद मैं बना लिया था। मैंने देखा नहीं कभी ऐसे। नहीं, सेलेक्ट होने के बाद बना लिया था, लेकिन अभी भी मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। जो मैं पहले भी एक्टिव नहीं था और अभी भी इतना एक्टिव नहीं हूँ। कभी चलो ठीक है, देख लिया तो देख लिया। कुछ तो सरकार ने बनवा दिए होंगे अकाउंट, तो व्हाट्सएप वगैरह पे ना। हाँ, वो तो जरूरी भी है। तो यूट्यूब, सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम तो मुझे लगता है कि ज़्यादा यूज़ नहीं है। वो टाइम जो है वो आपका किल करता है। सही और दूसरा जो है वो यूट्यूब है, तो यूट्यूब का कुछ हद तक यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि पूरे दिन की तैयारी करते हैं तो आपको कुछ जैसे खाना खाते टाइम में कोई वीडियो देख लिया या इस टाइप से कुछ
आपको लगे कि हाँ ये जो काम का है या कहीं से गाइडेंस चाहिए या आपको दिन पे भरोसा जमता है कि भाई ये गणपति जी सर बताएंगे हिस्ट्री के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, तो वो सही बताएंगे, तो वो आपको भरोसा जमता है आपके ऊपर, तो वो आप देखिए। और बट उसका भी जो है वो टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए, आप एक लिमिटेशन होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए कि भाई इतना जो है वो ठीक है, परमिसेबल लिमिट। लेकिन जो बाकी के सोशल मीडिया है वो तो मुझे लगता है कि एस्पिरेंट के लिए इतना यूजफुल है नहीं। कई बार मैं भी ऐसे YouTube बैठा होता हूँ, देख लेता हूँ, जैसे कई बार विकास देवी कीर्ति सर का कोई आता है मैं भी देख लेता हूँ, ललन टॉप से कोई ऐसा अच्छा वीडियो आता है तो देख लेता हूँ, अच्छे इंटरव्यू आते हैं वहाँ पे। और कई बार ध्रुव राठी भी कोई अच्छे कंटेंट डाल देता है, कई बार वो भी देख, अपनी रुचि का अगर टॉपिक है तो वो भी देख लेता हूँ। ये तो एक मुझे लगता है ठीक है, और इसका भी अच्छा, जैसा कि आपने कहा, लिमिट होना चाहिए। तीसरा है बुक्स। इतनी ज्यादा बुक्स आ गई है तो क्या लगता है आपको, ऐसे सारी बुक्स ला के नोट्स बना के पढ़ना चाहिए या हर पार्ट की एक आध कैसा करना चाहिए? आपने कैसे किया था? मुझे लगता है कि जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट करवा के लेके आ जाइए। ठीक है। सिलेबस में बहुत ही विस्तृत तरीके से एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है। वो पॉइंट जो है वो सिलेबस भी 500 पेज का है। हाँ, तो आप देखेंगे तो वो पूरा बहुत सिलेबस में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। उसके बाद में आप जो है वो जो टॉपिक जो है वो 9वीं की 12वीं की किताबों के अंदर में आपको मिल जाते हैं, या जो स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो वो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, सभी जगह यूज होती है। तो इस तरीके की बुक्स तो आप जो है वो यूज करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन एक ही टॉपिक के लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कि भाई आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी खरीद ली, डीडी बासु भी खरीद ली और 2-3 किताबें खरीद ली, और एक ही टॉपिक जो है वो आप अलग अलग से पढ़ रहे हो, लैंग्वेज में अंतर ढूंढ रहे हो, तो पीएचडी नहीं करनी है। अपने को सरफेस लेवल का नॉलेज चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट होते हैं 18-20। जनरलाइजेशन, हाँ, जनरलाइजेशन जो है वो आना चाहिए। तो एक उपखंड अधिकारी में अपेक्षा भी यही होती है कि वो उपखंड के सारे विभागों की जो है वो सुपरविजन जो है वो अच्छे से कर सके। तो उसको जो है वो उतना हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। ज्यादा पीएचडी वैसे हमारे सिविल सेवकों को जर्नलिस्ट ही कहा जाता है। हम लोग स्पेशलिस्ट हैं। बिल्कुल। वो एक अपने लोक प्रशासन में मेंस में टॉपिक भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। नोट्स का भी मार्केट में आजकल काफी रहता है, तो हालांकि मेरी खुद की तो ये धारणा रहती है कि नोट्स खरीदने या मांगने की चीज होती नहीं है, बनाने की होती है। तो आपका क्या रहता था नोट्स पे? आपने सिलेबस में नोट्स तैयार किए थे अपने या रेडीमेड लेके आए थे? नहीं, मैंने नोट्स अपने खुद से तैयार किए थे। हाँ, फिर उसमें फिर दूसरे नोट्स और बुक्स का दोनों का वो जैसे मुझे लग रहा था कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके से। और मेरे नोट्स ऐसे थे कि सिर्फ मुझे समझ में आते थे। हाँ, नोट्स वैसे ही होने चाहिए। और किसी को समझ में नहीं आते थे कि कोई मांगे भी नहीं कोई मांगता था तो भले ले जाए, लेकिन वो अगले दिन वापस देने आता था कि ये क्या लिखा है बकवास तूने, इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो गोले करके इस तरीके से वो बना करके वो सिर्फ जैसे कोई रफ कॉपी हो इस तरीके के हुआ करते थे। तो वो क्या है, वो सिर्फ क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने बनाया है, तो मेरे को ही समझ में आएंगे और किसी को आ नहीं सकते। तो इसलिए इस तरीके के वो मिनिमम से मिनिमम हो। और एक तो आप कोई भी टॉपिक का नोट्स बनाने हैं तो आपको पहले 2-3 बार टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए। सही बात है। वो अच्छी तरीके से आपकी समझ डेवलप हो जाए तभी नोट्स बनते, तभी उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाओ। तो जैसे 10 पेज का टॉपिक है तो फिर वो 1 पेज में जाकर के कहीं बनेगा, तो वो नोट्स यूजफुल है। अब 10 पेज के आप 8 पेज या 9 पेज के उसी किताब के वापस नोट्स बना, आप तो जो है वो फोटोकॉपी कर रहे हो। उससे बढ़िया जो आप फोटोकॉपी फिर समय खराब करते हैं, समय खराब कर। तो वो टॉपिक की समझ डेवलप हो जाए, उसके बाद में जो है वो 10 पेज है तो उसका आप 1 पेज तक ले आओ, इस तरीके के नोट्स बनाओ। तो फिर जो है वो मेंस वाले दिन जो या प्रीलिम्स के 1 दिन पहले जब आप रिवाइज करने बैठोगे, तब वो जो 10 पेज का 1 पेज में पढ़ोगे, तब जो वो टाइम का आपका यूटिलाइजेशन होगा वो अच्छा होगा, वो सबसे बेस्ट होगा। चलो, ये कुछ बातें हो गई। अब चूंकि अभी 2023 का आरएएस चल रहा है और आरएएस के 3 चरण है, तो प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। प्रारंभिक अभी 1 अक्टूबर को आरपीएससी आयोजित करने जा रहा है और अभी अपने पास ठीक 1 महीना शेष है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस 1 महीने में एक स्टूडेंट, एक सीरियस स्टूडेंट क्या कुछ करें और क्या कुछ नहीं करें ताकि उसका प्री परीक्षा आसानी से पास हो जाए और इतने मार्क्स आ जाए कि मेंस के लिए उसको रिजल्ट का इंतज़ार ना करना पड़े। तो प्री परीक्षा के लिए 1 महीने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे, या अलग से आप वीडियो बनाना चाहोगे, या ऐसी अगर वार्ता में बताना चाहते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे को बात समझ में आ जाए, या अपन ऐसे करते हैं,
अभी मैं आपसे एक प्रश्न ये शॉर्ट में आंसर जान लेता हूँ, इसके बाद आप एक प्री परीक्षा का 1 महीने का अलग वीडियो बना देना कि क्या क्या चीजें ध्यान, मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिटेल से बच्चा समझ पाएगा। ठीक और एक मेंस का भी अलग हो जाता है तो बढ़िया रहता है, क्योंकि आपके चूंकि मेंस में 411 नंबर आए हुए, बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए, तो इस पर भी चीजें की जा सकती है। तो प्रारंभिक परीक्षा में मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है अभी? अभी समय काफ़ी कम बचा है, 1 अक्टूबर को है एग्ज़ाम, तो उसके हिसाब से जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो पहले से तैयारी कर ही रहे होंगे। हाँ, फिर अपने को अलग से बताने की वीडियो की आवश्यकता नहीं हाँ, है। तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो सीरियस एस्पिरेंट ने जो है वो बना ही लिया होगा कि 150 सवाल आते हैं, तो 150 में से कहाँ से कितने कितने आते हैं, उसको पता होगा कि करंट अफेयर से 20 सवाल आते हैं, उसको पता होगा कि 20 सवाल जो है वो लगभग इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, उसको पता होगा कि रीजनिंग और मैथ्स से 20 सवाल आते हैं, रीजनिंग 10, मैथ्स के 10 सवाल आते हैं, राजस्थान जीके में से 50 से ज़्यादा सवाल आते हैं लगभग। तो बस ये जो सेगमेंट है इसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती नहीं है अपने यहाँ पे। 150 सवाल होते हैं, नेगेटिव हटा करके आप 70 से 75 सवाल क्रॉस कर लेते हो तो आप लगभग 90 से 100 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं, और लगभग इतनी कट ऑफ जाती है। आज तक हाईएस्ट मेरे हिसाब से 90 नंबर ही कट ऑफ रही है मेरे हिसाब से। हाँ, मैंने जो एग्जाम दिया था 2018 वाला, उसमें शायद 84 के समथिंग जो है पिछली वो, बार 89 थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इतने लगभग इतना ही रहती है, तो थोड़ा सा मार्जिन लेकर के अगर 50% का अपन रखें 100 नंबर तक का, 75 नेगेटिव सब माइनस करके हटा करके, तो आराम से जो है आपको सोचने की जरूरत जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है, साइंस मैथ बैकग्राउंड का है, तो उसके लिए 20 सवाल करंट अफेयर्स के, 20 सवाल इकोनॉमिक सर्वे के, 20 सवाल मैथ्स रीजनिंग के, 60 सवाल तो यही हो गए, क्लियर हो गए। ठीक है, 10 एक सवाल लगभग साइंस से आ जाते हैं, 10 में से ये लगभग 70 सवाल ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान जी के पढ़े, उसमें से कुछ सवाल सही हो ही जाते हैं, बाकी सवाल सर ऐसे आते हैं। 2021 में पूछा था, एक सवाल पूछा था मैंने, किसी बच्चे ने ही बताया मुझे 2021 का पेपर, कि सर ये देखो एक सवाल पूछा था कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो 10% सवाल ऐसे होते हैं जो मतलब कोई भी कर सकता है। 12वीं क्लास का बच्चा, हाँ, 12वीं क्लास का बच्चे को भी बिठा दे, राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत मतलब सरफेस लेवल का नॉलेज हो तो वो भी करके आ जाएगा। तो 10% सवाल जो है वो लगभग 10 से 15 सवाल तो ऐसे आते हैं कि आप आराम से जो है वो करके आ सकते हैं, तो हो जाता है साइंस बैकग्राउंड के को भी। और साइंस बैकग्राउंड नहीं है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है, तो उसका राजस्थान वाला पोर्शन अच्छा होगा, वैसे तो अच्छा होता उनका। तो हाँ, तो 50+ सवाल जो है वो उस एरिया में से आते हैं आराम से। बाकी आप करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे तो आपका दोनों का कांस्टेंट रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे में से 20 सवाल लगभग आ जाते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे की खूबी ये है कि मेंस के अंदर में भी जो है वो आपको मार्जिन जो है वो क्वेश्चन आते हैं वहां से। इंटरव्यू में भी ये फायदा देता है, इंटरव्यू में भी पूछते हैं वहां से, सही बात है, क्योंकि योजनाएं वगैरह है तो वो सारी इंटरव्यू में कहीं न कहीं टकरा जाती है। बिल्कुल। तो समीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये तो प्रारंभिक की बात हो गई। मुख्य परीक्षा के लिए मैं चाह रहा था, आपसे आग्रह भी करूंगा कि आप एक अलग से एक वीडियोस बना दो और अपन इसमें यूट्यूब पे डाल देंगे, ताकि मेंस परीक्षा के लिए बच्चे को कैसे तैयार करना है वो सारा उनको उस समय बढ़िया समझ में आ जाएगा। प्रीलिम्स के बाद में साथ में मिलके तैयार। हाँ। तो एक आग्रह आपसे ये था। दूसरा ये था, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, ये आर्थिक समीक्षा अभी जो चल रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और क्या आप, जैसे मैं आपसे अगर ये आग्रह करूं कि भाई पढ़ाना चाहें, जैसे कि मेरे पास आरएस का बैच भी है और आप इसमें अभी पढ़ा भी रहे हैं, तो मेरे लिए बात करना कंफर्टेबल ज़्यादा इसलिए भी हो रहा है कि आप हमारे साथ एक फैकल्टी के रूप में सेवाएं भी दे रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के रूप में। तो ये सेवाएं बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो क्या इन आर्थिक समीक्षा को आप यूट्यूब पे निःशुल्क रूप से बच्चों को प्रोवाइड, अगर आपको टाइम परमिट करता है, क्योंकि इसके लिए अलग से टाइम चाहिए, 1 घंटा, देखो ये बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं हैं, तो इसके लिए समय निकालना प्रशासनिक अधिकारी के लिए बड़ा मुश्किल सा काम होता है। तो हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपके पास समय आपको परमिट दे, तो कम से कम आर्थिक समीक्षा के लेक्चर्स जो है वो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, तो अभी आगामी SI वैकेंसी वगैरह, वैसे समीक्षा हर परीक्षा में आती है, हर परीक्षा में। तो इस पे आपका क्या विचार है? समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आती है, किया जा सकता है, कर सकते हैं अपन कोशिश।
कर लेंगे। कर लेंगे। आप बुलवा ही रहे हैं तो कर लेंगे। हाँ, तो मैंने कहा यूट्यूब पे बच्चे फ्री निःशुल्क पढ़ लेंगे। कई बार क्या है बच्चों को एक बार एक आइडिया हो जाता है कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि चूंकि समीक्षा में कई सारे आंकड़े मोस्टली रटने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक आइडिया मिल जाए ना कि कौन से आंकड़े पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। अब सारे तो रट नहीं सकते, हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया अगर एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से पता चल जाए तो बच्चा उस पे ज्यादा फोकस करेगा। तो इसके लिए तो हम आप सभी के शुक्रगुजार होंगे, हम सभी आपके शुक्रगुजार होंगे कि आप अगर ये सेगमेंट करवा पाते हैं और करते हैं समय निकाल के, तो बहुत फायदा हो जाएगा बच्चों को। एक प्रश्न और बच्चों का रहता है कि मेंस की जो राइटिंग प्रैक्टिस है, कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे बोल देते हैं कि डे फर्स्ट से स्टार्ट करनी चाहिए। कई कहते हैं कि मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग व्यू है। आपका क्या व्यू है मेंस की आंसर राइटिंग के संबंध में? मेंस की आंसर राइटिंग के संबंध में यही है कि थोड़ा सिलेबस कर ले, उसके बाद में देख लें कि मेंस में किस टाइप के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। फिर जो पुराने सवाल पूछे गए 16 की वैकेंसी में, 18 की वैकेंसी में, 21 की वैकेंसी में, वो पेपर ला करके जो आपने पढ़ा है वो सवाल पहले कर ले जो पहले उस सिलेबस से पूछा जा चुका है। तो जैसे अपन हिस्ट्री की बात करें, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो जैसे हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो किया, या राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी, फिर राजस्थान की हिस्ट्री से 16, 18, 21 में कौन कौन से सवाल है, उससे एक आइडिया लग जाता है अपने को कि कौन सा वेटेज, कहाँ से सवाल जो है वो ज्यादा आते हैं, कौन सा क्या कैसे लिखना है, क्या करना है, तो वो एक आइडिया लग जाता है। उसके बाद में जो है वो हम जो है वो कर सकते हैं, फिर उसके बाद में जो है वो सवाल जो है वो लिखने का शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सिलेबस हो जाए, क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए कि क्या डिमांड करती है आरपीएससी, और उसके बाद में फिर लिखें तो ज्यादा बेहतर वगैरह कोई दे दे तो ज्यादा ठीक रह जाता है। हाँ, टेस्ट सीरीज तो जरूर देनी चाहिए टेस्ट सीरीज। आखिर में एक लास्ट बात और आपसे, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठा हुआ एक साधारण सा स्टूडेंट, जिसके मान लो कभी फर्स्ट डिवीजन भी नहीं बना हो, जिसने कभी बड़ा ड्रीम भी नहीं देखा हो, और जिसका भाषाई भाग भी थोड़ा कमजोर हो, क्या वो अच्छी खासी मेहनत करके प्रशासनिक सेवाओं का जो लक्ष्य होता है वो हासिल कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। जो भी प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होते हैं, आप उनका बैकग्राउंड तलाशने जाएंगे तो आरएस में तो मोस्टली जो है वो मेहनत का बड़ा रोल रहता है। सही बात है। तो मेहनत और थोड़ा सा डायरेक्शन जो है वो सही होना चाहिए। आप ग्रुप अच्छा ग्रुप अच्छा होना चाहिए। तो वो उससे क्या है कि सब चीजें तो आपको आती नहीं है। सही बात मैं तैयारी करता था तो मेरा ग्रुप इतना अच्छा था कि सारे लोग सेलेक्ट हो गए, अभी सारे लोग सर्विस के अंदर, और उनसे हर किसी से मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने को मिलता था कि हाँ ये पार्ट इसका मजबूत है, इससे सीखना चाहिए कि इस पार्ट को कैसे मजबूत किया जाए। तो इसीलिए कर सकता है बिल्कुल, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। जब हमारे देश के साइंटिस्ट जो है वो चांद के ऊपर में भेज दिया, तो उतना बड़ा काम नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। 18 साल का वो प्रज्ञान आनंद जो अपने अभी बिल्कुल वो साथ खेल रहा है फर्स्ट रैंक वाला। हाँ, तो ये इतना बड़ा काम नहीं है, बस जरूरत है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मेहनती होना चाहिए पूरा। सही बात है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है के साथ ईमानदारी वाली मेहनत, ऐसे वाली वो मेहनत नहीं। मैं आज भी सोचता हूँ, मैं तैयारी के दिन सोचता हूँ तो मुझे कभी अभी लगता है कि मैंने कैसे किया होगा। व्यक्ति समय के साथ खुद को खारिज करता है। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि वो बड़ा मुश्किल टास्क था, तो इसीलिए अगर मेहनती है तो ये भाषाई वगैरह ये समय के साथ ठीक हो जाता है, तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं। व्यक्ति की क्षमताओं के दायरे से बाहर नहीं है। बिल्कुल भी बाहर नहीं है। कौन बनते हैं आप? जो तैयारी करते हैं वही तो बनते हैं। सही बात है। 56 रैंक काफी अच्छी रैंक है प्रशासन में। तो जैसे जब ये रैंक आपको मिली थी तो इतनी इस रैंक की उम्मीद थी या इससे कम ज्यादा? उम्मीद तो यही थी कि सिलेक्शन हो जाए। सच बात तो यही है। अब बाद में सिलेक्शन के बाद में तो कहने वाले कह सकते हैं कि मुझे पूरा भरोसा था 56 से क्यों आई और फर्स्ट आनी चाहिए थी और ये और वो, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक यही था कि भाई अपना उस पीडीएफ में नंबर आए, और नंबर जो है वो डिजिट जितना कम हो सके उतना, कोष्टक में डिजिट होती है। हाँ, कोष्टक में जो डिजिट होती है वो जितना कम हो सके उतना हो। उम्मीद जरूर थी, तैयारी की थी कि आएगी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि 56 रैंक आ जाएगी। और वो मुझे लगता है कि किसी को भी पता नहीं होता है
किसी को नहीं, सही बात। जो जिसकी फर्स्ट रैंक भी आती है किसी भी एग्जाम में, उसको भी पता नहीं होता होगा कि उसकी फर्स्ट सही रैंक बात आने है, वाली। सही बात वो है। आने के बाद में भले ही बोल दे कि हाँ मुझे पूरा भरोसा था पर उम्मीद से जो है वो मैंने मुताबिक अभी जो है वो रैंक पे ली प्रशासन में आ गए हैं, और सिलेक्शन से पहले जो प्रशासन के बारे में सोचा था कि अंदर जाएंगे सेवा में, ये होगा वो होगा, और अभी आप जो प्रशासन को वास्तव में धरातल पे देख रहे हैं मुझे। और जो प्रशासन के बारे में सोचा था, अभी आपने दोनों चीजें देख ली है। सिलेक्शन से पहले की दुनिया भी आपको पता है उस समय आप क्या सोचते थे, सिलेक्शन के बाद आपने उनको वास्तविक धरातल पे भी देख लिया। कितना कुछ अंतर है ऐसे, सेट प्रशासनिक सेवाएं देके सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता अभी भी पढ़ने का मन होता है, या फिर बिल्कुल मैं हमेशा या से किताबें छूटने का दर्द होता है? पढ़ने का समय कम मिल पाता है, ये बात तो जरूर है। लेकिन मैं हमेशा पढ़ने का शौकीन रहा हूँ, और इसीलिए मैं समय जैसे तैसे निकाल लेता हूँ पढ़ने के लिए। कहीं पर भी कैसे जैसे भी वक्त तो मिल ही जाता है, क्योंकि 8 से 10 घंटे ड्यूटी होती है, 7-8 घंटे आदमी रेस्ट करता है, तो भी 5-6 घंटे तो मिल ही जाते हैं। तो मैं समय निकाल लेता हूँ पढ़ने के लिए। पढ़ना अच्छा लगता है मुझे, तो मैं हमेशा से कोई ना कोई किताब या टारगेट रखता हूँ कि ये किताब जो है वो इतने दिनों में कंप्लीट करनी है, इस तरीके से। तो इंटरव्यू अपन समाप्त करें उससे पहले चलते चलते बच्चों के लिए कोई 2 शब्द या कोई ऐसी बात जो बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, तो अभ्यर्थी सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसी 2 बातें हैं जो वास्तव में उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, अपने इंटरव्यू में कहीं जिक्र करने से चूक गए हैं, तो ऐसी कोई शिक्षा देना चाहो बच्चों को? तो शिक्षा तो सर एक ही है कि जिस भी फील्ड में जाएं, चाहे प्रशासन की तैयारी करें या कहीं और भी जाएं, तो मेहनती जो लोग होते हैं ना वो हमेशा सफल होते हैं। चाहे किसी भी फील्ड में जाए, बिजनेस करे, मेहनत करता है व्यक्ति, सुबह जल्दी उठ के जो है वो दुकान खोलता है और काम करता है अच्छे से, तो वो जरूर सफल होता है। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है दुनिया में। हार्ड वर्क है वो, ऑलवेज बी टैलेंट। यस यस अगर टैलेंट सो जाता है तो अगर टैलेंट भी हार्ड वर्क करने लग गया तो फिर अच्छी बात हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और इस स्टूडियो में पधारे और अपने अनुभव जो है वो अभ्यर्थियों से साझा किए, बड़ा अच्छा लगा हमें। और हम चाहेंगे सारे स्टूडेंट भी और मैं भी कि आप है वो अपने ज्ञान का एक प्रकार से उपयोग करें और इससे है वो बच्चों को लाभान्वित कराएं। बिल्कुल सर। तो पुनः आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद।